हाँ भैया, when solution is very dilute, सॉल्यूशन जब बहुत ही डाइल्यूट है तो देखा जाए तो बहुत डाइल्यूट होने का मतलब वहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि NaCl नेग्लिजिबल है। कहने के लिए तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो NaCl है वेरी डाइल्यूट है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल है। तो जब NaCl है ही नहीं तो डिस्चार्ज कहां से होगा? NaCl जब है ही नहीं तो डिस्चार्ज कहां से होगा? फिर डिस्चार्ज क्या होगा? OH माइनस डिस्चार्ज होगा और H प्लस डिस्चार्ज होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 4OH माइनस, यहां पर 4OH, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और ये जो OH माइनस OH में बदल गया है ये 2H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनोड। और यहां पर ये 4H प्लस, यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2H2, ये कैथोड। तो ध्यान रखिएगा अगर बहुत ही डाइल्यूट है तो फिर यहां पर क्लोरीन गैस जो अभी तक आपको एनोड पर मिलती आई थी, क्लोरीन गैस ना मिलके क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन मिलेगा, और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। एक चीज आपके अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि यहाँ पर तो एक OH बना है, यहाँ पर 4 क्यों लिया गया है? तो केवल एक OH नहीं बना, वो एक टाइप बताया गया, OH भी बनेगा और Cl माइनस के बहुत सारे बनेंगे। और ये जो 4 लिखा गया आपके दिमाग में, चलो हम 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, कैसे जानेंगे? इससे कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन बनाना था, ये फ्रैक्शन में न बने, आधा न बने। ठीक है, तो उसको कंप्लीट नंबर करने के लिए फिर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा? 4 लेना पड़ा। और जब 4 यहाँ पर लेना पड़ा तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकला, और 4 निकला तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ा। ठीक है बेटा, ये चीज है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर NaCl एक्वस और यहाँ पर मरकरी इलेक्ट्रोड है। अब देखो इलेक्ट्रोड बदल दे रहे हैं भैया, इलेक्ट्रोड बदल दिया गया है। यहां पर मरकरी इलेक्ट्रोड है। तो अब मरकरी इलेक्ट्रोड की बात करें अगर बेटा, तो यहां पर ध्यान देना आप सभी लोग, यहां पर NaCl एक्वस, ये Na प्लस, ये Cl माइनस, यहां पर H प्लस, और ये हो जाएगा OH माइनस। यहां पर Cl माइनस डिस्चार्ज होगा, Cl2 गैस बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, और यहां पर Na डिस्चार्ज होगा। कौन डिस्चार्ज होगा? Na, 2Na, यहां पर Hg चूंकि लिक्विड होता है ना, तो इसलिए उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, एलॉय बन जाएगा। ये एनोड पर और ये कैथोड पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 4 कंडीशन बताए, चारों में क्या क्या मिलेगा। तो ये वाली कंडीशन और पहली कंडीशन दोनों एक जैसी हैं। पहली कंडीशन में जब फ्यूज्ड आपने लिया था तब भी आपको क्लोरीन और क्या मिला था? सोडियम मिला था। और जब आपने यहाँ पर एक्वस लिया लेकिन मरकरी इलेक्ट्रोड किया तब भी वही मिला। एक बार ये भी पूछा गया था, एम्स में ही पूछा गया था कि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था क्या मिलेगा, ये बताया गया था कि सोडियम मिलेगा। सोडियम मिलेगा, मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में सोडियम मिलता है कैथोड पर, क्यों मिलता है ये पूछा गया था।
तो आपको ये बताया गया है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही डिस्चार्ज होता है। जब बात डिस्चार्ज पोटेंशियल की आएगी तो आप कहेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होना चाहिए। अब उसको क्लियरिफाई कर देंगे किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा कहेंगे उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और ऑक्सीडेशन के लिए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा कहा जाएगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो हियर Na+ हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो क्यों मिला भैया? तो आप कहोगे यहां पर Na+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या था? कम था। हियर Na+ हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। Na+ हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो ये कंडीशन याद रखिएगा बेटा, लिख लियो ना। यहां पर अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं Na2SO4 एक्वस। यहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड नहीं भी बताएंगे तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोड क्या लिया जाएगा उसमें। Na+ SO4 डबल माइनस, यहां पर H+, यहां पर OH-। तो कौन डिस्चार्ज होगा इसमें? OH- डिस्चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। कैथोड पे यहां पर इधर दो, यहां पर एनोड और कैथोड पर क्या मिलेगा ये पूछा जा रहा है। एनोड पर क्या मिला? ऑक्सीजन। कैथोड पर क्या मिला? हाइड्रोजन। मोल रेशियो अगर पूछा जाए तो यहां पर ऑक्सीजन का मोल कितना है? 1, और हाइड्रोजन का मोल कितना है? 2। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? तो चार्ज देख लेंगे। क्या करेंगे? चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर, लेकिन OH- से नहीं बता पाओगे। OH- से नहीं बता पाओगे। ऑक्सीजन गैस O से मिलेगा, O-, से मिलता है। कहां से मिलता है? O-, से। और हाइड्रोजन कहां से मिलता है? H+ से। तो O-, पे 2 है ना, तो इसका मतलब वो 1 मिलेगा, और H+ पर 1 है तो कितना मिलेगा? 2। ऐसे तो ये 1:2। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, इसका मास कितना हो जाएगा? मास अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। और इसका मास कितना हो जाएगा बेटा? 2 मोल का 4 ग्राम। तो मास रेशियो अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो 8:1। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन को पहले पूछा गया है या हाइड्रोजन को? नहीं तो ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन कर दिया तो 1:8 हो जाएगा, वो आप रटे बैठे हो। और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 4। तो ये सारी चीजें जब मोल में बात हो रही तो 4 मोल, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे। तो मतलब आपने इलेक्ट्रोलिसिस कितने के द्वारा किया है? 4 फैराडे के द्वारा किया है। तो 4 फैराडे के द्वारा जब आपने Na2SO4 एक्वस Na2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस किया तो कुल कितने मोल गैस मिली? 1 और 2, 3 मोल मिले। और कुल कितने लीटर गैस मिले? कुल कितने लीटर मिले भाई? 1 मतलब 22/4 और 3 का मतलब 22/4 गुणे 3, तो कितना मिले? 22/4 गुणे 3 लीटर। कब?
जब 4 मोल 4 फैराडे पास किया गया। ये सभी जो बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बने हुए हैं। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4 aqueous by 4 Faraday current, total volume of gas obtained कितना हो जाएगा? 3 × 22.4 67.2 लीटर। टोटल मोल ऑफ गैस ऑब्टेन्ड कितना बेटा? 3। अगर एनोड और कैथोड पे अलग अलग पूछ ले तो अलग अलग आपको पहले बता चुके हैं कि एनोड पर 1 मोल मिलेगा और कैथोड पर कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? एनोड पर 1 और कैथोड पर 2 मोल। चले बेटा भैया, रिमूव कर रहे हैं। जो उस लेक्चर पे नहीं रहे होंगे बच्चे देख लें। SO4 डबल माइनस, ये NO3 माइनस, EF माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, ये होता है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बढ़ता क्रम है और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही डिस्चार्ज होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होगा कैटायन वो डिस्चार्ज होगा। जो बच्चे नहीं थे उस लेक्चर पे, ठीक है, और जो थे तो लिखे ही थे। अब देखो जैसे 2 बना था ना, SO4 डबल माइनस और क्या बना था? OH माइनस ना। तो किसको आपने SO4 को छोड़ दिया था ना, तो किसको डिस्चार्ज किया था? OH माइनस को। क्यों डिस्चार्ज किया था? चूंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, एक्वस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहां पर भैया कॉपर सल्फेट जब एक्वस लेंगे तो यहां पर ये Cu डबल प्लस हो जाएगा, SO4 डबल माइनस हो जाएगा, H प्लस और क्या हो जाएगा बेटा? OH माइनस। कौन डिस्चार्ज होने वाला है? OH माइनस डिस्चार्ज होने वाला है। और यहां पर क्या डिस्चार्ज होगा? कॉपर डिस्चार्ज होगा। क्या डिस्चार्ज होगा? कॉपर डिस्चार्ज होगा। क्यों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर H प्लस के नीचे है, तो जो नीचे होगा वही डिस्चार्ज होगा। तो यहां पर क्या लिख दिया जाए? 4OH माइनस, यहां पर 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 2H2O प्लस ऑक्सीजन गैस, ये एनोड पे। और कैथोड पे क्या लिखना है आपको? Cu डबल प्लस है तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2Cu, ये हो जाएगा कैथोड पे। क्या हो जाएगा बेटा? कैथोड पे। ये तो आप बहुत ज्यादा मतलब का नहीं है, मतलब का है लेकिन ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है वो इधर देखो। अब लिखा रहे हैं यहां पर CuSO4 एक्वस, यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड लिख दिए। ये आपके काम का है, काफी काम का है। आ जाओ, कॉपर इलेक्ट्रोड लिख दिए हैं। तो अब देखना बेटा, यहां पर जब इलेक्ट्रोलाइज करोगे समझिएगा, और इसको थोड़ा ऐसे समझा जाए, या पहले वैसे लिख लें जैसे लिख रहे हैं।
यहां पर क्या होगा, ये कॉपर बदलेगा Cu डबल प्लस में और Cu डबल प्लस बदलेगा किस में, कॉपर में, ये एनोड पे, और ये क्या होगा कैथोड पे। ध्यान रखिए, इधर से ध्यान से देखो, इसीलिए दोनों पैरेलल लिखे गए हैं बराबर में। यहां पर एक कॉपर का क्या था, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था, तो एनोड पर देख लो क्या हुआ, OH माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ और क्या मिली, ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर तो खैर कॉपर ही डिस्चार्ज हुआ, कैथोड पर यहां पर भी कॉपर मिल रहा है, लेकिन एनोड पर कॉपर डबल प्लस मिल रहा है। तो इसको थोड़ा समझिएगा, देखना बेटा, ये एक रूल समझ लो। यहां पर आपने लिया है ये कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट में डुबोया हुआ है, इसको आपने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है सेल से। अब देखेंगे तो जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तो देखना बेटा, ये यहां पर जो कॉपर रॉड है, यहां पर कॉपर एटम होंगे, ये कॉपर एटम अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ेंगे, जैसा बताया गया था पहले ही, इलेक्ट्रॉन को और बदल जाएंगे किस में, Cu डबल प्लस में। किस में बदल जाएंगे, Cu डबल प्लस में। और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा वायर के थ्रू इधर आ जाएगा, और उसी को ये कॉपर यहां पर इलेक्ट्रोलाइट से जाकर यहां पर कैप्चर कर लेगा और कॉपर में बदल जाएगा। तो एनोड पर कॉपर डबल प्लस में बदला, और कैथोड पर कॉपर डबल प्लस जाकर किस में बदल गया, कॉपर में। तो एक तो आपसे ये पूछेंगे कि क्या होगा, तो एनोड पर कॉपर डबल प्लस बदलेगा और कैथोड पर कॉपर डबल प्लस कॉपर बदलेगा। ये यहां पर ये इतना नहीं पूछेंगे क्या होगा। अच्छा, पूछ ही लिए तो कॉपर डबल प्लस बदल रहा, तो कॉपर रॉड थी, जैसे कॉपर रॉड को ऐसे डुबो दिया जाए, तो ये कॉपर रॉड थी। अब कॉपर रॉड को जब डुबो दिया गया, तो यहां से कॉपर, ये रॉड जो एटम से तो बनी होगी, तो इससे एटम निकल कर कहां पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे हैं, एटम निकल रहे हैं। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि सारे एटम निकल चुके होंगे, आएगा कि नहीं आएगा। तो जब सारे एटम निकल चुके होंगे, तो क्या ये रॉड रह जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रोड रह जाएगा, नहीं। इसका मतलब एनोड डिजॉल्व हो जाएगा। एनोड क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। एनोड विल डिजॉल्व, ये डिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज भैया, इलेक्ट्रोलिसिस के पहले इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m था और वॉल्यूम 1 लीटर था। आपसे अभी फेराडे लॉ पढ़ाने चल रहे हैं, बस 10 मिनट बाद उस पर मैथमेटिकल क्वेश्चन कराएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। उसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, 1 लीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस 2 एम्पीयर करंट के द्वारा 5 घंटे तक की गई, जबकि इलेक्ट्रोड कॉपर का था, यह मानते हुए कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो अब अगर जितना बोले उतना लिखाएंगे, कम से कम 4-5 लाइन में लिखोगे। और डाटा भी दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो डाटा दिया गया है, तो आपको लगेगा कितना सारा डाटा दिया गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ न कुछ तो होगा, आंसर कुछ नहीं, जो था पहले वही होगा, मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, जितना कॉपर यहां से गया उतना कॉपर यहां पर फिर क्या हुआ, आ गया, तो जितना गया उतना फिर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चेंज नहीं हुआ। तो बस आपको ध्यान से क्या देखना है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई थी तो इलेक्ट्रोड सेम था या डिफरेंट था। अगर इलेक्ट्रोड सेम था तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं लिखना है, चाहे 2 घंटे तक करो, चाहे 5 घंटे तक करो, चाहे 10 घंटे तक करो, चाहे जितनी देर तक इलेक्ट्रोलिसिस हो, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। और इलेक्ट्रोड आपने बदल दिया, जैसे यहां पर अगर एक क्वेश्चन यहां रिपीट मार दिया जाए, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोड कॉपर का था, यहां पर बोला गया ना, तो आंसर क्या होगा,
1 m, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना, 1 m। हाँ, और यहां पर भैया इलेक्ट्रोड किसका था? प्लेटिनम का। इलेक्ट्रोड किसका था? प्लेटिनम का। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक वर्ड बदला है, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का था, इलेक्ट्रोड कॉपर का था। कॉपर का था तो कुछ करना नहीं, बस वही आंसर बोल देना। और ये मान के चलो 95% केसेस में कॉमन इलेक्ट्रोड देंगे, सॉल्व नहीं कराएंगे आपसे। ठीक है, जब आपका दिमाग इतना काम कर रहा है तो वो भी तब ये भी जान रहे हैं तो आप इसको भी सॉल्व कर ले जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे, बस ये जानेंगे कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो सेम कॉमन इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज आने को नहीं है। बात क्लियर हुई? और ये कैसे सॉल्व किया जाएगा भी आप सॉल्व कराएंगे फिर अगला पढ़ाएंगे तो नोट करके लिख लेना। इसको ऊपर करें थोड़ा, नोट करके बेटा, नोट करके लिख लेना। When any electrolyte is electrolyzed in presence of same electrode, when any electrolyte is electrolyzed in presence of same electrode, then after electrolysis concentration remains unchanged. Concentration remains unchanged. Concentration remains unchanged. आगे चले बेटा। And anode will dissolve. And anode will, आप अगर NCERT लाए हों तो इसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है, बस अंतर हमने क्या किया है, प्लेटिनम का कॉपर का लिया है, उसमें निकल का बना हुआ है। आपके एनसीईआरटी में किसका बना हुआ है? निकल का। हमने लिया किसका है? कॉपर का। ये इतना अंतर है। ठीक बेटा? हाँ, चलो भैया आगे आगे चला जाए। चलो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलो एक और चीज समझ लेना, इलेक्ट्रोलिसिस का भी यूज लिखाएंगे। तो एक चैप्टर आपके यहाँ पहले हुआ करता था मेटलर्जी, तब तो आपको काफी बढ़िया जरूरत पड़ती थी और समझ में आता था, लेकिन अब वो रिमूव हो गया है, लेकिन यूज में तुम्हें बताना पड़ेगा। तो मेटलर्जी का मतलब होता है कि एलॉय से क्या करता, मतलब ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मेटलर्जी कहलाता है। उसमें कई सारे प्रोसेस होते थे, जैसे पहले उसको पाउडर करते थे, फिर जो है कंसंट्रेट करते थे, फिर रिड्यूस करते थे, फिर ऑक्साइड में पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, फिर रिड्यूस करते थे, और रिड्यूस करने के बाद हमें इम्प्योर मेटल मिलती थी, उसको प्यूरिफाई करते थे। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे प्यूरिफिकेशन के लिए, वो डिपेंड करता था कि मेटल किस टाइप का है। तो जो काफी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हुआ करते थे, जो काफी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हुआ करते थे, ठीक है, उनके केस में क्या था, हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज करते थे। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या होगा कि जब प्यूरिफिकेशन करेंगे, देखना बेटा, तो इसका यूज अभी हम दो पढ़ाएंगे। एक तो प्यूरिफिकेशन में,
तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या होगा कि जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसको एनोड बना लेंगे। जैसे कॉपर का हमें प्यूरिफिकेशन करना है तो कॉपर को हम लोग क्या बना लेंगे, एनोड, ठीक है, और उसी का शुद्ध कैथोड लेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि इंप्योर कौन होगा, कैथोड या एनोड या दोनों। तो इंप्योर कौन होगा, एनोड। प्योर कौन होगा, कैथोड। क्यों, चूंकि ये कॉपर यहां से निकला और यहां पर जाकर जमा हो गया। तो अगर आपका ये कैथोड इंप्योर था तो उसी पर तो जाके जमा हो रहा है, तो इसका मतलब फिर इंप्योर हो गया। नहीं, कैथोड क्या होगा, प्योर होगा, और एनोड क्या होगा, इंप्योर। तो एनोड से कॉपर निकलेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में आएगा, और सॉल्यूशन से वही कॉपर यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो इंप्योरिटी यहाँ पर बैठ जाएगी। उस इंप्योरिटी को सल्लज कहते हैं, लेकिन अब उससे आपका मतलब नहीं रह गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो हो गया कि इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं इसका। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे आप लोगों ने गांव देहात में औरतों के द्वारा कहते हुए सुना होगा, करे इस पर तो सोने की पानी चढ़ाया गया है। ऑर्नामेंट्स, आभूषण पे जब बात करती है ना, तो जनरली देखे होंगे, अरे तो डुप्लीकेट है, इस पर तो सोने का पानी चढ़ाया गया, कहते हुए सुना है नहीं सुना? तो सोने का पानी चढ़ाया गया मतलब सोने की इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई। ये सोना है नहीं, इस पर क्या किया गया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है। तो जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है तो जिस मेटल पर करना, ध्यान सुनिएगा, जिस पर करना होता है वो कैथोड होता है। चूंकि जमा कैथोड पर ही होगा, जमा किस पर होगा, और जिसकी करना है वो या तो एनोड होगा और या तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे। जिसकी करना है, जैसे सोने को पानी चढ़ाना है, मतलब सोने की प्लेटिंग करना है, तो सोने को या तो एनोड ले लेंगे और या तो उसका इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। अगर एनोड नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। अभी लिखा देंगे उसको, ठीक है। चलो अगला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 aqueous at low current density प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहां पर ध्यान देना बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2SO4 एक्वस हो जाएगा, यहां पर H2H प्लस हो जाएगा और SO4 डबल माइनस हो जाएगा। यहां पर H प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान बेटा, 4OH माइनस, ये 2H2O, यहां पर O2, सॉरी, यहां पर 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड पे है। At high current density, at high current density, यहां पर ध्यान है बेटा,
ये कैथोड है और ये एनोड है। अब ये ध्यान देना बेटा, H2O8 वास्तव में वाटर से रिएक्ट करेगा तो बदल जाएगा H2SO4 में और H2SO5 में, और H2SO5 फिर वाटर से रिएक्ट करके H2O2 बना लेगा और H2SO4 बना लेगा। तो ये H2O2 बनाने का एक मेथड भी है। H2O2 बनाने का एक क्या है, मेथड भी है। तो आपको हमने कल पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एनोड मतलब किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा, डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रोड की के नेचर पर, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर और करंट डेंसिटी पर। और हमें लगता है कि आपको हर चीजों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट अगर आपको हो तो आप बता दें। हो गया बेटा। अब किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा, इसको हम लोग ऑप्टेन का ध्यान रखिएगा, किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा पढ़ लिए हैं। अब इस पर जिस पर जो भी मिलेगा वो कितना मिलेगा ये हम लोग देखेंगे फैराडे लॉ से, देख लेंगे। एक लाइन चाहे नोट करके लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड एट एनी इलेक्ट्रोड, amount of substance obtained at any electrode during electrolysis, amount of substance obtained at any electrode during electrolysis is determined by Faraday law of electrolysis, determined by Faraday law of electrolysis, determined by Faraday law of electrolysis। ठीक भैया, तो हेरिया लेंगे Faraday law of electrolysis, Faraday law of electrolysis। हाँ, दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, on electrolysis of any electrolyte, mass of substance deposited or released on any electrode is directly proportional
टू इट्स इक्विवेलेंट मास। तो ये मास डिपॉजिटेड और रिलीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। प्रोपोर्शनलिटी, अरे थोड़ा सा गलत हो रहा है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। तो यहां पर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा, q हो जाएगा। हाँ एट टाइम, तो q से पता चलेगा ना कितना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड क्यू, और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू टी। यहाँ पर क्यू लिखे हैं, डायरेक्टली करंट थोड़े लिखे हैं ना बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई टी, और अब एम इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा जेड आई इंटू टी, वेयर जेड क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, आई करंट इन एम्पियर, और टी क्या बेटा टाइम इन सेकंड है। आई करंट इन एम्पियर है एंड टी टाइम इन सेकंड है। एक चीज हम आपको पहले लिख लो फिर और बताना चाहेंगे। चले बेटा आगे। एक चीज आप लोग और जान लीजिएगा कि जो फैराडे लॉ है ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये जो मास डिपॉजिट या रिलीज हो रहा है एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक लाइन लिख लीजिएगा, यहां तक लिख चुके हो ना। Mass obtained or released at any electrode, mass obtained or released at any electrode is independent of बोलना एक्सटर्नल फैक्टर। लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, i.e. first law does not depends on these factors, does not depends on these factors। तो फर्स्ट लॉ जो है इन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कितना अमाउंट मिल रहा है उस कंसंट्रेशन क्या उससे मतलब नहीं है, प्रेशर क्या है या टेम्परेचर क्या उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर m इक्वल टू क्या लिखते हो, जेड आई टी इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, t इक्वल टू 1 सेकेंड, देन बोलो देन m इक्वल टू जेड। इसका मतलब कि 1 एम्पियर करंट के द्वारा 1 सेकेंड तक अगर इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है तो जो मास डिपॉजिट या रिलीज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो उस मास के बराबर है जो 1 एम्पियर करंट के द्वारा 1 सेकेंड तक इलेक्ट्रोलिसिस से डिपॉजिट या रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक बोल रहे हैं, इसको हम सीधे कूलाम चार्ज से कह दें। ठीक है, i.e. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is equal to mass that deposited or released by 1 ampere current for 1 second or by 1 कूलाम चार्ज। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट हैं भैया, समझ रहे हो ना। तो 1 कूलाम चार्ज के द्वारा या 1 एम्पियर करंट के द्वारा 1 सेकेंड तक इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो मास डिपॉजिट या रिलीज होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। ऐसा नहीं कि आप चाहे जिसके लिए यूज करो सबके लिए बराबर होगा, नहीं, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान बेटा, Z इक्वल टू होता है E अपान F। E इक्विवेलेंट मास है और F क्या बेटा, फैराडे। फैराडे क्या है बताया गया था, चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है Na इंटू ई। यहां पर 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 ई, 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग लिखते हैं ये नियरली है, एग्जैक्ट नहीं है। 965,000 ये नियरली इक्वल है। अगर आपसे कोई आ जाए कि एग्जैक्ट है, नहीं, आप ये मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो लगभग 540 होली से लगता आता है। ठीक भैया, तो देख लीजिएगा क्या आता है। फर्दर यहां पर m इक्वल टू आप क्या लिखते हो, जेड आई टी लिखते हो ना बेटा, तो z की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, E अपान एफ, यहां पर I इंटू क्या हो जाएगा, T, I इंटू क्या हो जाएगा, T, या m इक्वल टू यहां पर E, यहां पर F की जगह पे 96500, I इंटू यहां पर क्या लिखेंगे, T। ये भी फर्स्ट लॉ है। ठीक है, R करके ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, m इक्वल टू E
यहाँ पर 96500 I इंटू टी, यहाँ पर ईटा इंटू 100/100। ये फार्मूला कब? इफ इफिशियंसी ऑफ करंट इज नॉट 100%। करंट की इफिशियंसी 100% नहीं है। अगर 100% है, देखो करंट की इफिशियंसी 100% है तो ये ईटा इफिशियंसी है, 100/100 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही ऊपर वाला फार्मूला आ जाएगा। तो मतलब ऊपर वाला फार्मूला आप कब अप्लाई कर रहे हो? जब करंट इफिशियंसी 100% है। अगर 100% नहीं है तो फिर नीचे वाला फार्मूला, या इफिशियंसी डिटरमाइन करना है तो ईटा क्या है बेटा? ईटा क्या है? ये एन नहीं है, ईटा है, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ करंट, इफिशियंसी ऑफ करंट ईटा है इफिशियंसी ऑफ करंट। क्या हो गया बताओ जहां दिक्कत हो, नहीं तो आत्मा भटकेगी। फर्दर एम इक्वल टू जेड आई टी, और जेड इक्वल टू जैसा बताया गया था E/F इंटू आई इंटू टी। चलो बेटा, भैया रिमूव कर रहे हैं इसको, चलो नोट करके यहां पर देखना। यहां पर आप लिखे हो एम इक्वल टू E/F, यहां पर आई इंटू टी लिखे थे ना, आई इंटू टी को आप क्या लिख सकते हो? क्यू। तो एम इक्वल टू E/F इंटू क्यू, या M/E, दोनों साइड में E से डिवाइड कर दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? Q/F। और M/E को कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे NGE, लिखेंगे शॉर्ट में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इफ Q इक्वल टू F, देन NGE इक्वल टू M/E इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? F/F, दैट इज 1। NGE इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, और M/E इक्वल टू 1, और M इक्वल टू E। यहां पर दो चीज हम बोल सकते हैं, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। यहां पर Q हुआ करता था थोड़ी देर पहले, Q की जगह पर आपने क्या लिख दिया? F लिख दिया। तो मतलब अगर 1 फैराडे चार्ज पास किया जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना डिपॉजिट या रिलीज होगा? 1। अगर 2 फैराडे पास किया जाए तो यहां पर 2 हो जाएगा, तो F कैंसल 2, 3 फैराडे 3, 5 फैराडे 5, X फैराडे X। इसका मतलब जितना फैराडे आप पास करोगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट या रिलीज होंगे। सब्सटेंस क्या हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर 1 फैराडे पास करते हो तो जो मास डिपॉजिट या रिलीज होगा वो किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट मास के, i.e. फ्रॉम 1 फैराडे मास डिपॉजिटेड or released is equal to, बेटा बताओ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और यहां पर R नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट।
number of gram equivalent deposited or released is equal to number of Faraday passed. अगर आपसे कहा जाए 5 फैराडे पास किया गया किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो आप कहेंगे कितना डिपॉजिट हुआ? 5 ग्राम इक्विवेलेंट। कितना रिलीज हुआ? 5 ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर मेटेलिक स्पेसीज to deposit 1 mole, number of Faraday required is equal to charge on it. Number of Faraday required is equal to charge on it. Number of Faraday required is equal to charge on it. चार्ज प्रेजेंट अनचार्ज कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसको रिमूव कर दें, रिमूव करें। यहां पर ध्यान देना, इधर Na प्लस Mg डबल प्लस एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, तीन फैराडे, 3 फैराडे, 3 फैराडे। यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फैराडे अगर कहा जाए, यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। यहां पर कितने मोल, कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिलेंगे? 3 3 3। यहां पर कितने मोल मिलेंगे बेटा? 3। यहां पर कितने मोल? 1.5। यहां पर कितने मोल? 1। ये समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज इधर ध्यान दो ना। यहां पर एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस का चार्ज कितना है? 3। तो जितना चार्ज है उतना फैराडे चाहिए 1 मोल के लिए। तो यहां पर कोई समस्या नहीं। तो यहां पर 1 मोल के लिए कितना चार्ज है? 1। तो कितना फैराडे चाहिए था? 1। तो 1 फैराडे से अगर 1 मोल जमा होगा तो 3 फैराडे से कितना जमा होगा? 3। यहां पर 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 3। तो 3 से कितना जमा हुआ? 1। यहां पर 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 2। तो 2 से जमा होगा कितना? Mg डबल प्लस की बात करें, Mg डबल प्लस की 2 फैराडे से जमा होगा कितना? 1 मोल। तो 1 फैराडे से 1/2 मोल, तो 3 फैराडे बेटा 1/2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा? 3/2 मोल। तो समझ में आ गया ना? यहां पर फाइंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ ग्राम नंबर ऑफ फैराडे required to deposit 1 gram equivalent and 1 gram mole of AY plus। हाँ,
दो क्वेश्चन है, उसी में दो पार्ट है, उसी में दो पार्ट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है और 1 ग्राम मोल है। बताओ भैया क्या लिखोगे आंसर? फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट फैराडे, सीधे लिख लो 1, क्योंकि एक जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा फैराडे उतना होगा। फॉर 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, तो ग्राम मोल के लिए कितना बताए थे? चार्ज ऑन इट, चार्ज कितना है? वाई, तो वाई फैराडे। तो ध्यान रखिए बेटा, अगर फैराडे की बात की जाएगी तो जितना चार्ज है, ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट की बात की जाएगी तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट कहा है, जितना ग्राम इक्विवेलेंट कहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट 1 कहा है इसलिए फैराडे 1, और चार्ज चूंकि वाई था इसलिए क्या हो जाएगा? वाई। चले आगे, चलो बेटा, चलो नोट करके थोड़ा लिखना है, फिर से थोड़ा समझिएगा, रटना नहीं, सब थोड़ा समझिएगा। यहां पर नोट करके हम बात कर रहे हैं, देखना इधर। आपने कहा कि mg डबल प्लस का 1 मोल जमा करना है, तो यहां पर कितना फैराडे चाहिए? 1 मोल। तो यहां पर कितने फैराडे लगेंगे? 2 फैराडे लगेंगे। लेकिन अगर यहां पर ऑक्सीजन डबल माइनस है, अब इसका 1 मोल जमा करना है, तो यहां पर कितने फैराडे लगेंगे? 4 फैराडे। कितने लगेंगे? और रटना भी नहीं, समझना है। देखो क्यों, यहां पर क्या कर दिया जाए? 2, तो यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर निकल जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब ये बनेगा। अब सारी चीज मोल में बोल दो, सारी चीज किस में बोल दो? मोल। तो इलेक्ट्रॉन कितने मोल हो जाएंगे? कितने मोल? 2 मोल ना। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 फैराडे। तो इसका मतलब यहां पर जो 2 मोल है, इसका मतलब यहां पर कितने फैराडे हो गए? 2 फैराडे। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन निकला है भैया? और बात 4 इलेक्ट्रॉन की नहीं करो, बात सारी चीज मोल में हो रही है। तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब कितना फैराडे? 4 फैराडे। तो ये एक चीज दिमाग में रखिएगा, हमने इसलिए मेटेलिक आयन बोला था, नॉन मेटेलिक नहीं बोला था। हमने मेटेलिक आयन के लिए कहा था जब किसी मेटल को का 1 मोल आपको डिपॉजिट करना है तब कितने फैराडे की जरूरत होगी, तो उस पर कितने जो चार्ज होंगे। लेकिन अगर नॉन मेटेलिक है और वो डाइमर बना रहा है, डाइमर का मतलब 2 एटम जुड़ के 1 मॉलिक्यूल बना रहा है, जैसे ऑक्सीजन, यहां पर देखो 2, ये देखो ये O डबल माइनस है ना, तो 2 O डबल माइनस जुड़ के तब ये O2 बना रहे हैं। तब क्या बना रहे हैं बेटा? ये 2O2 नहीं रहेगा, केवल O2 रहेगा। ठीक है, तो O2 के लिए कितने O डबल माइनस चाहिए थे? 2। तो 1 पर कितना चार्ज था? 2, तो 2 पर कितना हो जाएगा? 4। तो 4 फैराडे की जरूरत होगी। अब Cl2 का जैसे 1 मोल जमा करना है, Cl2 का रिलीज करना है, तो Cl2 मतलब 2 Cl होंगे ना, और 1 Cl पर कितना चार्ज होता है? 1 Cl पर चार्ज कितना होता है? ये Cl माइनस होता है ना, और जब आप Cl2 करोगे तो इसका मतलब 2 Cl जुड़ेंगे, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ऐसे देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बेटा? 2 फैराडे। ये N2 का करना है, N ट्रिपल माइनस, N2 हमें प्राप्त करना है। तो अब कितना हो जाएगा यहां पर? कितना भैया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? 6 फैराडे। बात समझ रहे ना? तो बस ऐसे कर, तो कहीं इसमें आप कंफ्यूजन नहीं पालिएगा कि अब आपसे अगर O2 गैस का पूछ लिया जाए, O डबल माइनस है, तो इसका 1 मोल डिस्चार्ज करने में कितना फैराडे? ठीक है, तो उसको आप बैलेंस करके तब देख लीजिएगा। वो जो स्टेटमेंट लिखा है वो किसके लिए लिखाए हैं? मेटेलिक आयन के लिए। किसके लिए लिखाए हैं? मेटेलिक आयन के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लो, how many faradays required
to discharge 1 mole oxide ion. How many Faraday required to discharge 1 mole oxide ion? ऑक्साइड आयन का मतलब O डबल माइनस, ऑप्शन में दे रहे हैं। कितने फैराडे की जरूरत होगी? दो कौन बोल रहा है? हाँ कितने बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं। 4, 2 कोई बोल रहा था। हाँ कोई नहीं, 2 ही सही है। क्या सही है? यहां पर क्या कहा जा रहा है? एक, ये देखो ये ऑक्साइड आयन है और यहां कुछ नहीं लिखा गया ना, मतलब 1 लिखा गया तो 1 मोल हो गया। अब इसको डिस्चार्ज करोगे तो ये O और ये क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और O के रूप में रहता नहीं तो इसको हाफ O2 कर दिया जाए। तो यहां पर कितना हो गया? 2 फैराडे। यहां पर आपसे ये नहीं कहा गया कि हमें 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्राप्त करना है। यहां पर उल्टा पढ़ा रहे थे आपको पीछे कि आपको 1 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करना था, 1 मोल नाइट्रोजन प्राप्त करना था, 1 मोल क्लोरीन गैस प्राप्त करना था। यहां पर उल्टा, पीछे उल्टा पढ़ा रहे थे। यहां पर पूछा क्या गया? आपको 1 मोल ऑक्साइड आयन डिस्चार्ज करना, उससे कितना ऑक्सीजन मिल रहा हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस बारीकियों पर ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। आप क्या नाम बेटा? हाँ आप लोग एक तो रेगुलर रहते नहीं हो। हाँ इससे इंपॉर्टेंट काम और कोई नहीं है। दूसरा, आपके लोगों का चेहरा मतलब भाव एक्सप्रेशन समझ नहीं पाते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आने जाने की बात छोड़ो, मतलब जो अभी बात हो रही, दूसरी बात कि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन हम नहीं समझ पाते कि आपको समझ में आई हमारी बात या नहीं आई। सुन रहे ना? बाकी जो टीचर है वो बच्चों के चेहरे को रीड कर लेता है कि हमारी बात को कौन सा बच्चा कितना समझ रहा है। लेकिन आप लोगों के कुछ खुश होके बैठो, ठीक है? पढ़ना लिखना चलता रहेगा, आएगा समझ में, नहीं आएगा ऐसा नहीं है ना। लेकिन जब चेहरा लटका के बैठोगे पहले दुखी रहोगे ना बेटा, तो सब समझ में आएगा धीरे धीरे। आज नहीं आएगा तो 2 दिन बाद आएगा, जब लगे हो तो आएगा, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, बैठ जाओ। आगे चले जाए। चलो क्वेश्चन लिखो। अब केवल क्वेश्चन हमें करना है। क्या करना है? पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड for reduction of 1 mole given species. वन मोल गिवन स्पेसीज। यहां पर पहला ये Mn डबल प्लस में, दूसरा Cr2O7 Cr ट्रिपल प्लस में, MnO2 Mn डबल प्लस में, ये बताने हैं। तो यहां कुछ करना नहीं आपको, बस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है। पहले देखो बेटा, यहां पर MnO4 माइनस है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहां पर +7 आ जाएगा, और बदल किस में रहा है? +2 में, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा? 5 फैराडे। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे ना, निकालना तो सिखाया गया है, कितना आएगा? +7। यहां पर बी में Cr2O7 डबल माइनस, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर +6 आएगा, और यहां पर बदला क्या है? किसमें?
Cr ट्रिपल प्लस। तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो यहाँ पर भी 2 क्रोमियम तो होगा ही ना, एक क्रोमियम भाग थोड़ा जाएगा, रहेगा। तो 2 क्रोमियम। अब एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6, तो 2 का कितना हो जाएगा? +12। यहाँ पर एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा? +6। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएं? 12 को 6 करना है, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं? 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 फैराडे। तो इस तरह का अगर पूछा जा रहा है तो आप क्या करने वाले हैं? बस केवल ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देख लेंगे। और तीसरा क्या है बेटा? MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? C। MnO2 में यहां पर +4 आएगा, और बदल किस में रहे हो? Mn++ में। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए? 2 फैराडे। चले आगे भैया, रिमूव कर रहे हैं इसको। चलो अगला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा 2 होगा शायद या 3 होगा। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर विल डिपोजिट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट by 2 ampere current for 5 hours। यहां पर ध्यान दो, मास पूछा जा रहा है तो एक ही फार्मूला आपको पढ़ाए हैं, m इक्वल टू क्या बेटा? E/96500 I इंटू टी। अच्छा एक और चीज इधर ध्यान दो, यहां पर इक्विवेलेंट मास अगर बात किया जाए तो कॉपर डबल प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा? 31.5 mg डबल प्लस का, 12 एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस का, 9 Ag प्लस का, 108 जिंक डबल प्लस का, 32.5 Cl माइनस का, 35.5 या Cl2 का, Cl2 और Cl माइनस, O2 और O डबल माइनस, कितना भैया? 8। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतने की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में भी इतने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो याद रखिएगा, बार बार बताना ना पड़े। यहां पर कॉपर का कितना लिखा जाए? 31.596500। आई कितना भैया? 2 एम्पियर। 5 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 31 लो 5 गुणे ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 गुणे 6, यहाँ पर 965 ग्राम हो जाएगा।
चले बेटा, रिमूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 36 ग्राम वाटर, लिख लो जल्दी लिख लो, अपना कैलकुलेट करना घर पे बैठ के, है ना। 36 ग्राम वाटर is electrolyzed by 2 ampere current. Find time of electrolysis up to which it will proceed. It will proceed. यहां पर ध्यान दो बेटा, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस किए हैं, तो यहां पर मास, यहां पर डब्ल्यू सॉरी यहां पर E अपान 96500 I इंटू टी, तो मास कितना बेटा 36। वाटर का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 9। कैसे कोई बताएगा 9 वाटर का इक्विवेलेंट मास कैसे होगा? 2 क्यों 18/2 क्यों? तो तुम भी जाना 18/2। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? 3 से क्यों नहीं? 1 से क्यों नहीं? हाँ 2 एम्पियर करंट है ना, तो वाटर से 2H+ निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2H+, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। या ऐसे कह लो, ऑक्सीजन का इक्वल मास कितना होता है 8, और हाइड्रोजन का इक्वल मास कितना होता है 1। 8 और 1 9। तो किसी कंपाउंड का निकालना है इक्वल मास, तो जितने कंपोनेंट हैं सबका जोड़ दो, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये नहीं कहोगे कि वहां पर तो 2H है, नहीं, ठीक है, केवल H और O है, तो एक बार H का ले लेंगे और एक बार O का। ठीक है, तो ये हो जाएगा T। अब तो आ जाएगा यहां पर कितना 36, यहां पर 96500 और यहां पर 9 इंटू 2, इतना सेकंड हो जाएगा बेटा। और ये 9 दूनी 18, ये चौक 36, 18 दूनी 36 ना, तो यहां पर 2, यहां पर 6500, और इसको आप 3600 से भाग दे दो। 3600 से क्या करो? भाग दे दो। क्यों 3600 से? इतने आवर हो जाएगा। अब तो निकाल ही लोगे आगे। चलो अगला क्वेश्चन, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय 9.65 एम्पियर करंट for 10,000 seconds. Find volume of oxygen gas obtained at STP at anode. यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो फार्मूला तो आपको मास का मालूम है। यहां पर 96500, इधर है ना I इंटू टी। पहले मास निकाला जाए। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन किसी बुक में ऑक्सीजन के लिए बनाया है और किसी के लिए हाइड्रोजन के लिए। तो ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन पूछ रहा है तो यहां पर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास लिखोगे, और अगर हाइड्रोजन पूछ रहा होता तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास लिखते। बाकी और कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहां पर 96500
करंट कितना है 9.65 एम्पियर, टाइम कितना है 10,000 सेकेंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा कितना 8 ग्राम। कितना बचेगा, तो कितना ग्राम ऑक्सीजन जमा हुआ बेटा, रिलीज हुआ। ठीक है, एक फार्मूला याद रखो, बहुत पहले ही बताया गया था, बट एट एसटीपी, यहां पर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 22,400 मिलीलीटर। इसी फार्मूले से ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, वॉल्यूम को मास में बदलना है तो मास में बदल लेंगे, और मास को वॉल्यूम में बदलना है तो वॉल्यूम बदल लेंगे। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32, O2 ना, तो 32 i.e. 32 ग्राम O2 इक्वल टू कितना बेटा 2240 मिलीलीटर। तो 1 ग्राम O2 कितना भैया, कितना बेटा, तो और कितना बेटा 8 ग्राम O2। तो यहां पर कितना हो जाएगा 4, यहां पर कितना हो जाएगा 5600 मिलीलीटर। अब अगर ये हाइड्रोजन पूछा गया होता, ध्यान दो, तो यहां पर आप 1 लिखते, यहां पर बाकी सॉल्व कर लेते, तो यहां पर क्या आ जाता, पूरा कट गया, 1 आ जाता, 1 आ जाता ना। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता 2, तो 2 बराबर 22,400, तो 1 बराबर 11,200 आ जाता। ठीक है, ये चीज। अगला क्वेश्चन, रिमूव कर रहे हैं इसको। टू ऑप्टेन जो भी होगा क्वेश्चन नंबर 1 मिलीलीटर Cl2, 1 मिलीलीटर Cl2 at STP per second by electrolysis of fused MgCl2. Find number of ampere passed. नंबर ऑफ एम्पियर पास्ट। अब ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दो, यहां पर वॉल्यूम दिया गया है कितना 1 मिलीलीटर, और टाइम दिया गया है पर सेकंड। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना 22,400, और उल्टा कहो 22,400 इक्वल टू कितना मॉलिक्यूलर मास, तो 22,400 मिलीलीटर Cl2 बराबर कितना 71 ग्राम। तो 1 मिलीलीटर Cl2, बोलो बेटा 1 मिलीलीटर Cl2 बराबर कितना हो जाएगा 71/22,400, इतना ग्राम हो गया। ठीक है, टाइम कितना, अच्छा टाइम तो 1 सेकंड दिया है। अब यहां पर m इक्वल टू कितना बेटा E/96,500 I/T। अब m कितना 71 अपान कितना 2240। यहां पर इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का 35.5, 96,500। आई कितना बेटा पता करना है, टी कितना 1 सेकंड।
अब इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और ये 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से, तो 2 बटे कितना 224 और I बटे 965, तो 1 बटे 112 I बटे 965, तो I बराबर कितना हो जाएगा बेटा 965 बटे 112, तो 8.6 एम्पियर आ जाएगा। आगे चलें। रिमूव कर रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन, an electrolyte is electrolyzed by 2 ampere current for 5 hours. During this time, (22.2 gram) metal is deposited at cathode. If atomic mass of metal is 178, find valency of metal. फाइंड वैलेंसी ऑफ मेटल। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। अब आप आगे समझ रहे होंगे, एटॉमिक मास दिया गया है, वैलेंसी पता करना है, तो अगर आपको इक्विवेलेंट मास पता चल जाए तो काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या लिखोगे, मास, यहां पर E 96500 I इंटू T, तो M कितना बेटा 22.2 ग्राम, E मालूम नहीं 96500 है, I कितना 2 एम्पियर, 5 आवर 60 मिनट 60 सेकंड। E सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 59.5, E कितना आ जाएगा 59.5। अब यहां पर एटॉमिक मास इक्वल टू क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी कर रहे हो ना, तो 178 है और इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 59.5, वैलेंसी मालूम नहीं, तो ये ध्यान दो, ये 60 मान लो 6 त्रिक 18, तो ये 180 के आसपास है, तो वैलेंसी फ्रैक्शनल वैसे भी नहीं आती, बैलेंसी पॉइंट में वैसे भी नहीं आएगी, तो कितना आ जाएगा 178 बटे कितना 59.5, तो आ जाएगा नियरली 3, नियरली कितना आ जाएगा 3। रिमूव कर दें इसको भैया। एक होमवर्क है आपका, इसी क्वेश्चन को फिर से छाप लो, इसी क्वेश्चन को फिर से छाप लो।
बस ये थोड़ा डाटा बदलना है। 2 एम्पियर की जगह पर हम 4 एम्पियर कर दे रहे हैं। ये 5 आवर को 45 मिनट कर दे रहे हैं। और ये 22 को हम 2.97 ग्राम कर दे रहे हैं। और ये 106.5 हो जाएगा। और बैलेंसी की जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। बैलेंसी की जगह क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। An electrolyte by 4 ampere current for 45 minute, not hour, 45 मिनट। अच्छा, मान लो घंटे, मिनट, सेकंड सब दिया गया है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे। भाई मान लो 2 घंटे 45 मिनट दिया गया है, तो 2 घंटे क्या करोगे? 60 से गुणा करके, ठीक है। तो 120 मिनट और 45 मिनट और था, तो 165 मिनट गुणे 60, इतना सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम 2.97 ग्राम मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड। इफ एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 106.5, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, नॉट वैलेंसी। तो ध्यान देना बेटा, इधर देखो, अभी अभी आपने फार्मूला लिखा है ना, एटॉमिक मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी लिखा है ना। तो जो मेटल होते हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन और वैलेंसी सेम होती है। जैसे मेटल है, जैसे एल्युमिनियम है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और वैलेंसी क्या है? 3 है। तो जो चार्ज है वही वैलेंसी है। तो वैलेंसी के पहले हम लोग साइन यूज नहीं करते और ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या करते हैं? साइन यूज करते हैं। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आंसर यहाँ पर +4 आएगा। वही मतलब वैलेंसी यहाँ पर कितनी आएगी? 4 आएगी। तो उसी को आप क्या कर देंगे, चूंकि मेटल है तो पॉजिटिव करके +4 कर देंगे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, फॉर मेटल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज कंसीडर्ड सेम, ठीक बेटा। फॉर मेटल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज कंसीडर्ड सेम। इसको रिमूव कर दें क्या? क्वेश्चन तो बहुत बच रहे हैं, आपका टाइम हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन भी और कराएंगे आपको। रिमूव करें इसको। चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ कूलम is required to reduce 12.3 gram nitrobenzene in acidic medium. If current efficiency is 60%, if current efficiency is 60%, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो सभी लोग। ये नाइट्रोबेंजीन है, क्या है? नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूस होता है एनिलीन में। ध्यान रखिएगा, इसका रिडक्शन अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट देता है। एसिडिक मीडियम में कुछ बनेगा, बेसिक में कुछ बनेगा, न्यूट्रल में कुछ बनेगा। तो ये एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा बेटा? एनिलीन में। ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाला जाए तो आपको बताया गया था जब ऑक्सीडेशन पढ़ा रहे थे कि कोई भी फेनिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या फ्लोरीन से जुड़ता है तो पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मान लेते हैं। तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। यहाँ पर नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन का -2 × 2 = 0। X इक्वल टू कितना बेटा? +3। यहाँ पर +1, यहाँ पर X, इसका कितना हो जाएगा? +1 × 2 = 0। X = -3।
तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -3 माइनस +3 कितना हो जाएगा, -6। तो -6 है या +6 इससे मतलब नहीं है, चेंज कितना है वैल्यू से केवल मतलब है। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास क्या लिखते हो बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये पढ़ाया गया आपको। तो मॉलिक्यूलर मास इसका निकालोगे 123 आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आ गया, 6 का। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का आ गया, 6 का। तो अब यहां पर ध्यान दिया जाए बेटा, बाकी अब आ गया, सब कुछ आ गया। तो यहां पर m इक्वल टू क्या, E/96500 I इंटू T इंटू ईटा/100। कूलाम पूछ रहा है, कूलाम का मतलब IT एक साथ पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर 112/3 दिया ही गया है, यहाँ पर 123/6 आ गया, और ये कितना 96500, यहाँ पर आ गया Q, और यहाँ पर कितना 60% है, तो ये 100। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 10 यहाँ पर 12.3 × 6 × 96,500 × 10 बटे 123 यहाँ पर Q। तो हमें लगता है ये आ गया नीचे 10 और ये ऊपर 10 है, तो Q बराबर कितना 96500 × 6 आया है 6। अच्छा हाँ, तो 6 कट गया है हाँ, अच्छा हाँ ये 6, तो कितना आ गया बेटा 965। थोड़ा एक गलती हो गई परसेंटेज इफिशियंसी बताने में, खैर कोई मतलब नहीं है। ये बुक का आपके क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बुक में बना हुआ है, वहां पर 50% बोले थे। कितना बोले थे 50, तो 50% होता तो 115800 आता, ठीक है। तो उससे खैर नहीं मतलब है, आपको प्रोसेस से मतलब है, ठीक है। तो आज की कहानी खत्म कर दें क्या, चलो अभी आज खत्म हो नहीं पाएगा, ये कितने में कोशिश कर लें, अभी कम से कम 5-7 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ के आइएगा तो इसको फिर आगे शुरू करेंगे, ठीक बेटा। ठीक भैया, इसको ऑफ कर देना आप। वो क्वेश्चन भेजे गए आप करिए भैया, क्वेश्चन नहीं बदलते बेटा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वही रहते हैं, बस क्वेश्चन का तरीका बदलता है पूछने का ना भैया। अरे ठीक है, वैल्यू तो वही, कई बार वैल्यू इट इज क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, इसका वैल्यू वही रहता है। क्वेश्चन तुम भेजे थे क्या, वो कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए भेजे थे क्या, इसमें बेटा बड़ा भागी दौड़ी चल रही, कर नहीं पा रहे हैं हम अभी, ठीक है। 1-2 दिन में फुर्सत मिलेगा फिर उसको करेंगे, ठीक। एक बार रिमाइंड और करा देना, ठीक बेटा।